Hi, today we will learn modern history, all the important events according to their timeline. So we'll start from Plassey and continue till partition. So let's proceed. The first most important event is Battle of Plassey, where it all began. So you need to remember the date 1757 and the people Sirajuddola, who is Sirajuddola, Mir Qasim, Robert Clive, Jagat Seth, and others. The event related is siege of Chandranagar, ठीक है, and black hole tragedy. Next is 1758, where Third Carnatic War begins, and Third Carnatic War end with Battle of Fondios. है ना? France got defeated by English East India Company, and then 1761, the most important one, Third Battle of Panipat. Uh, Third Battle of Panipat between Abdali and Marathas, जहाँ मराठा हार जाते हैं एंड मराठास का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है. इसके बाद आती है बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, 1764 बैटल ऑफ बक्सर. बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस दीज थ्री आर्मीज, मीर कासिम बंगाल, सालम टू दिल्ली एंड नवाब ऑफ अवध. कौन लीड करता है? हेक्टर मुनरो, ठीक है. ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है ना. उसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, है ना. ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इसके थ्रू दीवानी राइट्स मिलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 प्लेसेस के, बिहार, बंगाल एंड ओडिशा, ठीक है. इसके अलावा जो नवाब ऑफ अवध होते हैं वो कारा और इलाहाबाद सीड करते हैं. है ना. कारा और इलाहाबाद सीड करते हैं टू सालम टू. इसके बाद 1766 फर्स्ट एंग्लो मैसूरू वॉर, ठीक है, हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में. हैदर अली कौन थे? टीपू सुल्तान के पिताजी, ठीक है. और ये खत्म होती है ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ. एंड इसके बाद 1770 में बंगाल में फामाइन आते हैं. एंड 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है. तो रेगुलेटिंग एक्ट के कौन कौन से, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उसको रेगुलेट करने के लिए फिर रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का, ठीक है. इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की. उसमें 4 मेंबर्स होंगे गवर्नर जनरल के अलावा, ठीक है. और सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया. एंड गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे को सबऑर्डिनेट कर दिया गया किसके? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के. इसके बाद इनके बीच में थोड़ी सी नाराज़गी भी रहती है, जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर जनरल थे. 1775 में एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होती है. बेसिकली ये एक कॉन्फेडरेसी बन जाती है रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक है. लेकिन फिर ये ट्रीटी ऑफ सूरत हो जाती है, जिसमें मराठा जो सैलसेट और बसीन वाला रीजन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सीड कर देते हैं, है ना. और रघुनाथ राव के सपने सपने ही रह जाते हैं. उसके बाद 1779 जहाँ पे महादजी शिंदे
जो होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को पानी पिलाते हैं। हाँ। और फिर ट्रीटी ऑफ वडगाम होती है 1780 में। सेकेंड एंग्लो मैसूरू वॉर होती है ना। यहाँ पे हैदर अली का कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है और कौन शुरू होता है, टीपू सुल्तान। ठीक है, तो टीपू और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है और एंड ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ होती है 84 में। टीपू सुल्तान के जो जो भी काम है, ठीक है, जैकोबियन क्लब बनाना, ट्री ऑफ लिबर्टी, या जो भी जो कैसे वो नेपोलियन से इन्फ्लुएंस था और बाकी सब चीज़ें, आप उनके बारे में ज़रूर एक बार पढ़ें। देन 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया था बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट था, वो इनको काले काम करने नहीं दे रहा था अंग्रेज़ों को, है ना। फिर इन्होंने कहा कि हम तुम्हारा जुरिस्डिक्शन ही कम कर देते हैं, फिर क्या कर लोगे। ठीक है, 81 में एक काम और हुआ था, ठीक है, कलकत्ता मदरसा इस्टेब्लिश हुआ था। 82 गवर्नर जो ग्वालियर और ईस्ट इंडिया कंपनी थी के बीच में एक ट्रीटी होती है जिसको ट्रीटी ऑफ सलबाई बोलते हैं। देन कम 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्ट है, बहुत बार आता है, सवाल आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें दो चीज़ें जो निकल के आती हैं, वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बेसिकली होते हैं पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कमर्शियल अफेयर्स को देखते हैं। 1784 में ही विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी इस्टेब्लिश करते हैं। 1791 के आते आते अलेक्जेंडर रीड जो है बड़ा महल वाले रीजन में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं रैयतवारी सिस्टम, है ना, जिसमें डायरेक्ट पीजेंट से कलेक्ट की जाती है जो रेवेन्यू होता है, ठीक है, टैक्सेस जो होते हैं, बीच के मिडिल मैन को हटा दिया जाता है। फिर इसके बाद 1792 थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हो जाती है ना। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1792, है ना। ज़रूरी है कि आप याद रखें किस किस के बीच में होती है। इसके टाइम पे गवर्नर होता है कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो ये एंड होता है ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम के साथ, है ना। इसमें बाद में ये जो है टीपू के बेटे वगैरह को उठा ले जाता है ना, कि आप फिर बाद में डिमांड होती है कि तुम इतने पैसे दो, फिर हम तुम्हारे बेटे को छोड़ेंगे, दोनों बेटों को, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो ये इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। देन कम 1793 चार्टर एक्ट, पहला चार्टर एक्ट होता है। इसके बाद 20-20 साल के गैप पे चार्टर एक्ट आते रहेंगे। 1793 में फर्स्ट चार्टर एक्ट आता है, और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें परमानेंट सेटलमेंट, जिसको ज़मींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। तो ज़मींदारी सिस्टम बेसिकली इसमें ये होता है कि 1/11 जो ज़मींदार होते हैं उनको दिया जाता है कलेक्शन का, और 10/11 पार्ट ईस्ट इंडिया कंपनी रखती है। ठीक है, 1794 में सेकंड रोहिला वॉर होती है। रोहिला बेसिकली जो अफगान थे यूपी वाले रीजन में, अफगान जो थे उनको रोहिला बोलते हैं, तो उनके साथ सेकंड रोहिला वॉर होती है।
1798 जोहार अपराइजिंग। 1799 फिर से इम्पोर्टेंट इवेंट फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, है ना। इस बार जो गवर्नर जनरल होता है वो ऑर्थर वेलेजली होता है ना। और इस बार ये सारा एंड ही कर देते हैं गेम, टीपू को मार दिया जाता है और जो मैसूर की गद्दी है वहाँ पे वापस से वोडियार डायनेस्टी जो पहले राज कर रही होती है उसको एस्टेब्लिश कर देते हैं। 20-30 साल बाद में उसको भी हटा के खुद ही अनेक्स कर लेते हैं। फिर आता है 1802। 1802 में ट्रीटी ऑफ बसीन होती है। वसई वाला जो रीजन है मुंबई में महाराष्ट्र में, वहाँ पे उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ बसीन। बाजीराव टू और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है ना। तो बेसिकली इसमें एक रीजन होता है कि आप बात जो है पेशवा रहोगे लेकिन बाकी के जो अफेयर्स हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी संभालेगी, तो इसकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है पेशवा की। और यही रीजन होता है कि फिर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होती है ना, 1803 से 1805 तक। तो फिर 1803 से 1805 तक एंग्लो मराठा वॉर होती है। 1806 में वेल्लोर म्यूटनी होती है। 1808 में ये वेल्लुथम्पी रिवोल्ट वगैरह त्रावणकोर के रीजन में। सवाल तो रेयरली आता है पर हाँ स्पेक्ट्रम में दिए हुए हैं। 1809 एक इम्पोर्टेंट इवेंट फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। 1813 चार्टर एक्ट, ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होती है। इसमें ट्रीटी ऑफ अमृतसर होता है जिसको जो जम्मू के राजा होते हैं वो मीडिएट करते हैं, है ना। इसमें फर्टाइल रीजन दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो होता है। उसके बाद 1813 फिर से जैसे 20 साल बाद आता है चार्टर एक्ट, तो 1793 में आया था, तो 20 साल जोड़ लो। 1813 फिर से चार्टर एक्ट आता है। इसके प्रोविजन सबसे ज़रूरी है कि इसमें मोनोपोली अबोलिश हो जाती है ट्रेड के ऊपर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की होती है। एक्सेप्ट चीनी, चाय और चीनी, टी, और ट्रेड विद चाइना। ट्रेड विद चाइना पे भी मोनोपोली होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, और चाय की जो ट्रेड होता है उस पर भी। इसके अलावा हर टाइप की मोनोपोली अबोलिश हो जाती है चार्टर एक्ट में, है ना। इसके अलावा ये एजुकेशन को प्रमोट करता है। 1 लाख रुपए ग्रांट होती है इसमें जो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और इसमें क्रिश्चियन सेटलमेंट अलाउड हो जाती हैं। इसके बाद से मिशनरी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं इंडिया में काफ़ी ज़्यादा। 1816 नेपाल के साथ लड़ाई होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, और ट्रीटी ऑफ सगोली जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था, है ना। उसके तहत फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी को कुमाऊं और गढ़वाल वाला रीजन दे देते हैं। तो कुमाऊं और गढ़वाल जो अब भारत के हिस्से में आते हैं ट्रीटी ऑफ सगोली के थ्रू ही आए थे। फिर 1817 थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है। इसके अलावा 1817 में हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश करते हैं डेविड हरे, ठीक है, राजा राम मोहन राय कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ोगे बाद। खुर्दा रेबेलियन और भील अपराइजिंग। भील अपराइजिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस पे सवाल बनते हैं, ठीक है।
ट्राइबल जो रिवोल्ट्स हैं उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 70 जो 1822 है वहाँ पे रामोसी अपराइजिंग होती है। इसके बाद 1822 में ही महलवारी सिस्टम जो होल्ट मैकेंजी लेके आता है, ठीक है, वो लागू होता है कौन कौन से रीजन में? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स, जो आज का पाकिस्तान का पंजाब और जो इंडिया का पंजाब सिंध वगैरह वो वाला रीजन है, वो सिंध से ऊपर का, तो वहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स है वहाँ, आगरा, ठीक है, और सेंट्रल प्रोविंस पंजाब और गंगा वैली, ये रीजन से जहाँ महलवारी सिस्टम शुरू होता है। महल बेसिकली एक पूरे कंबाइन एरिया को ही बोलते हैं, जैसे गांव है ना, तो उसका एक एक ग्रुपिंग करना और फिर उससे रेवेन्यू कलेक्ट करना असेसमेंट के थ्रू। फिर आता है 1824, एंग्लो बर्मीज वॉर होती है। तो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज होती है, ठीक है, तो बर्मा के साथ जो लड़ाई होती है ट्रीटी ऑफ यानडाबू के साथ खत्म होती है, और जिसमें लॉर्ड आर्म हेस्ट के साथ ये होती है। तो थोड़ा सा ट्रीटी ऑफ यानडाबू अच्छे से याद रखना। सेकेंड वाली में तो लोअर बर्मा भी एनेक्स हो जाता है, लेकिन फर्स्ट वाली में जो अपर बर्मा का रीजन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स कर लेती है। इसके बाद आता है 1826, यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है, ये हेनरी विवियन तरेजियो ये यंग बंगाल मूवमेंट शुरू करते हैं, ठीक है, और इसके जो फॉलोअर्स हैं अपने आप को देरेजियंस भी कहते हैं ना। तो इसके बाद 1828 राजाराम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, लेट तक चलेगा। 1829 सती अबोलिशन एक्ट, ठीक है, आपको ये पता ही होगा कि जो यहाँ 1828 है, यहाँ पे जो है विलियम बेंटिक वो गवर्नर जनरल बन जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद से फिर वो ये सती वगैरह जो भी डिसेबिलिटीज होती हैं रिलीजियस उनको ख़त्म करने में लग जाते हैं, ठीक है। 1831 कोल रिबेलियन, देन फिर 1833 थर्ड चार्टर एक्ट आता है, 20 साल हो जाते हैं। तो ये थर्ड चार्टर एक्ट होता है, ये पूरी तरह से मोनोपोली को ख़त्म कर देता है ना, और ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट टू गवर्न देता है, इंडिया को गवर्न करने के 20 साल का राइट्स देता है, ठीक है, राइट टू गवर्न फॉर 20 ईयर्स, यानी अगला चार्टर एक्ट आएगा तब तक के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्न कर सकती है, ठीक है। तो इस बार कंपनी का जो ट्रेड का सिस्टम था वो सारा ही खत्म कर दिया। अब उनको सिर्फ ऐसा था कि तुम एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करो, है ना, ये व्यापार व्यापार सब बाद में होता रहेगा। तो कंपटीशन बेस्ड सिविल सर्विसेज एग्जाम भी इसी से, इसमें मैकॉले कमेटी ने दिया था सुझाव, ठीक है, कि जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है वो कंपटीशन बेस्ड होना चाहिए। 1835 इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, 1836 अफगान वॉर, यहाँ पे विलियम बेंटिक जा चुका होता है 1835 से पहले, 1835 के पास में। फिर यहाँ पे लॉर्ड ओकलैंड जो होता है ये अफगानिस्तान पे वॉर शुरू कर देता है,
पर फिर कुछ नहीं मिलता, तो वापस आते टाइम सिंध के ऊपर अटैक कर देता है और फिर उसके साथ सबसिडरी अलायंस कर लेता है। ठीक है। 1838 ट्राईपार्टिएट ट्रीटी, तीन जो गुट है उनके बीच में, शाह सूजा, ब्रिटिश और रणजीत सिंह। किसके साथ? अफगानिस्तान के जो होता है दोस्त मोहब्बत, उसके साथ। तो देख रहे हो अफगानी शुरू से ही खतरनाक रहे होते हैं। तो ये ट्राई पार्टाइट ट्रीटी बोलते हैं इसको। शाह सूजा, ब्रिटिश और रणजीत सिंह तीनों मिलके किसके साथ करते हैं? दोस्त मोहम्मद के साथ। देन इसके बाद 1840, यहाँ पे होती है अफगान वॉर, एंग्लो अफगान वॉर। ठीक है। 1844 फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। अब क्या होता है यहाँ की, 1840 से पहले ही शायद रणजीत सिंह मर जाते हैं। तो रणजीत सिंह काफी प्रोमिनेंट रूलर रहे होते हैं सिखों के। तो उनके टाइम पे तो इनकी हिम्मत होती नहीं है, पर जब रणजीत सिंह मर जाते हैं तो फिर ये सिखों के साथ भी लड़ाई शुरू कर देते हैं, है ना। और फिर होती है ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर में जो है कश्मीर जो ईस्ट इंडिया कंपनी को सीड कर दिया जाता है, कश्मीर वाला रीजन होता है ना वो। इसके बाद 1848 सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, ये करता है डलहौजी, और फिर ये पूरी तरह से अनेक्स कर लेता है पंजाब को। तो जो है डलहौजी का एक ही सिस्टम होता है। डलहौजी के टाइम पे जो इंडिया का मैप होता है ना आज का, जैसा मैप है ना, इससे पहले क्या प्रिंसली स्टेट्स वगैरह ये सब थे, है ना। तो डलहौजी के टाइम पे ये काफी काफी सारा हिस्सा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो है उसके अंडर आ जाता है, ब्रिटिश इंडिया के अंडर। डलहौजी सिर्फ अनेक्सेशन पे ध्यान देता है। ये 7-8 साल रह के जाता है। फिर ये 48 में ही अनेक्सेशन कर देता है सतारा का। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के पॉलिसी लेके आता है ये, और सतारा को अनेक्स कर देता है। यहाँ से शुरुआत होती है जो नाराज होने की, प्रिंसली स्टेट्स जो है वहाँ पे। 1850 रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, है ना। इसमें वो सारी डिसेबिलिटीज, जैसे जो धार्मिक डिसेबिलिटीज होती हैं, अंधविश्वास, उन सबको खत्म करने के लिए ये लेके आता है। 1851 ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है। राधा कांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर। तो ये एक एसोसिएशन जो सबसे पहले बनता है ना, ये थोड़ा याद रखना, कई बार सवाल आ जाता है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, राधा कांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर। देन वी विल मूव। होता है क्या, जैसे 1850 में ना काफी और भी जैसे आते हैं एक्ट वगैरह। तो इसमें ऐसा होता है कि जो कन्वर्टेड लोग होते हैं, पहले उनको प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह नहीं मिलते थे, लेकिन बाद में प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह भी मिलने लग जाते हैं। तो जो इंडियन लोग हैं यहाँ के नेटिव, और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। ठीक है। फिर उनका गुस्सा बढ़ता रहता है ऐसे। 1852, 1852 में सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर। ठीक है। एनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा। लोअर बर्मा यानी जो पेगु योमा और अराकन योमा वाला जो रीजन है ना, उसका एनेक्सेशन हो जाता है। ठीक है, लोअर बर्मा का। और ये एक इंडिया का ही पार्ट एक तरीके से बन जाता है। 1853 चार्टर एक्ट एक और आ जाता है
है ना, 20 साल हो जाते हैं। इस बार फाइनेंस मेंबर ऐड होता है। जो लास्ट वाला था उसमें लोअर मेंबर एक्ट ऐड होता है काउंसिल में, जो गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है उसमें। इस बार फाइनेंस मेंबर ऐड करते हैं, ठीक है। और प्लेजर डॉक्ट्रिन आ जाती है। इस बार 20 ईयर के लिए एक्सटेंड नहीं किया जाता। इस बार बोला जाता है कि जब तक किंग का प्लेजर है तब तक के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो गवर्न कर सकती है इंडिया को, ठीक है। गवर्नर जनरल की काउंसिल में 6 नए मेंबर ऐड होते हैं। फर्स्ट रेलवे लाइन शुरू होती है 1853 में, बॉम्बे टू पुणे। ये सवाल यूपीएससी में मेंस में आया था कि डलहौजी कैसे मॉडर्न इंडिया की नींव रखता है। तो आप देख रहे होंगे जैसे फर्स्ट रेलवे डलहौजी के टाइम पे आई थी। इसके अलावा देखो पोस्टल एक्ट है ना, ये एजुकेशन रिफॉर्म्स हैं, टेलीग्राफ एक्ट है, ये सब उसी के टाइम पे आए थे। तो काफ़ी डेवलपमेंट भी हुआ उसके टाइम पे। तो इसलिए वो मॉडर्न इंडिया का फाउंडर बोलते हैं उसको। 1854 में ये झांसी का अनेक्सेशन कर देता है, ठीक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपको पता होगा, तो फिर ये पता होगा कि इसके बाद ही 1857 वाली जो रिवोल्ट है उसकी तैयारी हो जाती है। तो ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स वुड्स डिस्पैच आता है इसके टाइम पे, है ना। 1855 संथाल रिबेलियन। संथाल रिबेलियन ये वन ऑफ द मोस्ट फियरेस्ट रिबेलियन, या फिर ऐसा बोल दो कि मोस्ट फियरेस्ट रिबेलियन जो था ना ट्राइबल्स का, वो संथाल रिबेलियन ही था। इसके बारे में जो किताब है इंडिया स्ट्रगल टू इंडिपेंडेंस विपिन चंद्रा की, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है। तो ये काफ़ी रोना भी आता है पढ़ के, पर हाँ काफ़ी खतरनाक वाला। तो संथाल रिबेलियन, ठीक है। इसके बाद 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट एंड अनेक्सेशन ऑफ अवध। और फिर ग्रेट इंडियन रिवोल्ट 1857 वाली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जितने भी ये अनेक्सेशन वगैरह होते हैं तो उससे परेशान होके बाकी लोग फिर, जैसे आपको पता होगा कि जो अपने हम्म, तो मंगल पांडे होते हैं, है ना, वो शुरुआत कर देते हैं। उसके बाद से तो फिर एक बार चिंगारी भड़की और भड़की, फिर कानपुर के नाना साहेब, तात्या टोपे, और भी जितने प्रिंसली स्टेट्स हैं, बेगम हजरत महल, बाकी के जितने भी, सब अपने अपने हिसाब से चारों तरफ से रिवोल्ट होता है। इसके टाइम पे क्या ये जीतते हैं पंजाब, जो सिख लोग होते हैं उनकी वजह से, जो लॉयल रहते हैं सिख जो रहते हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लॉयल रहते हैं, उनकी वजह से ही फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आगे जो ये है जीतती है। वरना तो इस जो इंडिया है वो पहले ही आज़ाद हो जाता। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, डेटा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। 1888 इंडिगो रिवोल्ट, है ना। आपको पता होना चाहिए 1857 में जो है कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग होता है गवर्नर जनरल, जिसको बाद में फिर फर्स्ट वॉइस रॉय बनाते हैं, है ना, लॉर्ड कैनिंग को। ये इसमें लिख ही देता हूँ। इसके बाद जो वाइट मुंडे होते हैं वो रिबेलियन कर देते हैं। पहले ब्राउन मुंडे कर रहे होते हैं,
अब वाइट मुंडे रिबेलियन कर देते हैं। फिर इसके बाद 1860 में आईपीसी आ जाती है ना। 1861 1861 काफ़ी चहल पहल भरा ईयर होता है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट, इंडियन पुलिस एक्ट, सिविल सर्विसेज, हाई कोर्ट एक्ट, इतने सारे एक्ट एक साथ आते हैं 1861 में, है ना। इसके बाद 1864 भूटान वॉर्स। भूटान वॉर होती है असम और बंगाल के जो द्वार वाला रीजन होता है ना, आज के टाइम में जो टी की खेती के लिए फेमस है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं द्वार, ठीक है। द्वार वाला रीजन, अगर ज्योग्राफी आपने सही ढंग से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। सुरेंद्र नाथ टैगोर फर्स्ट इंडियन आईसीएस बनते हैं। फिर इनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी का बहाना दे के बाहर निकाल दिया जाता है, पर बनते हैं। 1866 ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ये कौन बनाता है? केसी सेन, ठीक है। और 1860, जैसे ब्रह्मो समाज तो पहले ही बन गया था, राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में बना दिया था। फिर इसमें स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, आदि ब्रह्मो समाज और न्यू ब्रह्मो समाज ऐसे। तो ये जो नया ब्रह्मो समाज बनता है केसी सेन बनाते हैं। इसके बाद 1867 प्रार्थना समाज कौन बनाते? आत्माराम पांडुरंग। और ये बेसिकली वो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो होता है उसके थ्रू ही होते हैं ये, ठीक है। 1870 इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, फिर से ये कौन बनाते हैं? केशव चंद्र सेन। जो केशव चंद्र सेन होते हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में। 1870 में ही सिडिशन एक्ट आता है। सिडिशन जो आज तक भी नहीं हटा, आज़ादी के बाद भी चलता ही आ रहा है ना। और पूना सार्वजनिक सभा ये बनती है 1872। 1872 में लॉर्ड मायो को असैसिनेट कौन करता है? शेर अली अफरीदी, ठीक है। जो मायो होता है, मायो को आपको पता ही होगा, अजमेर में एक मायो कॉलेज है ना। मायो कॉलेज की स्थापना भी यही करता है। फर्स्ट सेंसस के प्रिपरेशन भी इसी के, तो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस तो नहीं होता लेकिन फर्स्ट सेंसस यहीं पे होता है, ठीक है। फिर ये कुका रिबेलियन वगैरह। हाँ 73 एक मिनट। तो 73 में जो है सत्य शोधक समाज कौन इस्टेब्लिश करता है? ज्योतिबा फूले। अब ज्योतिबा फूले के बारे में आपको काफी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिबा फूले काफी प्रोमिनेंट रहते हैं उस दौर में ना। इनकी एक बुक है, कौन सी, बहुत फेमस बुक है, गुलामगिरी। ये सवाल कई बार आ चुका है, बहुत आता है ना। यह है जो स्लेव लोग्स होते हैं ना अमेरिका में, उनके बारे में थी, अमेरिकन स्लेवरी के बारे में। तो ज्योतिबा फूले हैं उनका यो एंटी अनटचेबिलिटी समझ लो, उस मूवमेंट में काफ़ी जो शुरुआती दौर है वो उसमें काफ़ी योगदान रहता है, ठीक है। अब पबना पीजेंट रिवोल्ट 17 जो 1875 है, ये 1873 में सत्यशोधक समाज, है ना। 1875 में फिर दक्कन रिवॉल्ट्स होती हैं। दक्कन रिवॉल्ट्स तो आपको पता ही होगी, जो मारवाड़ से मारवाड़ी लोग जाते हैं उनके खिलाफ, फिर जो पीजेंट्स हैं उनमें वो काफ़ी रिवोल्ट कर देते हैं।
क्योंकि ये लोग फिर उधर से जाके जमींदार वगैरह बनते हैं, है ना। 1875 में ही प्रिंस ऑफ वेल्स विजिट करते हैं पहली बार। और आर्य समाज जो है वो कौन एस्टेब्लिश करता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो ये आर्य समाज की स्थापना करते हैं 1875 में। और थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, ये करती हैं हाँ, तो कहाँ थे? हम थे, हाँ 1875 में थे, है ना। तो मैडम ब्लॉचकी एंड जो कर्नल अलकोट थे, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई थी। बाद में एनी बेसेंट इससे जुड़ती है, तो थोड़ी उस पे सवाल आया हुआ एक बार, मैंने जब एनडी दिया था। 1876 में जो क्वीन विक्टोरिया, उनको एम्प्रेस ऑफ इंडिया का खिताब से नवाजा जाता है। इसको बोलते हैं रॉयल टाइटल्स एक्ट, ऐसे, ठीक है। तो ये थोड़ा जरूरी हो जाता है। फिर ग्रेट फमाइन आते हैं, जिसके कंट्रोल के लिए स्ट्रेची कमीशन को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। और 1876 में ही इंडियन नेशनल एसोसिएशन, काफ़ी इम्पोर्टेंट एसोसिएशन, एस एन बैनर्जी बनाते हैं इंडियन नेशनल एसोसिएशन, 1876 में बनाते हैं, है ना। और जो ग्रेट फमाइन है, इनके बारे में पता होना चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा लोग मरते हैं, है ना। फिर इसके उसके लिए फिर स्ट्रेची कमीशन बनाते हैं बाद में। फिर 76 से आगे चलते हैं, 1877, ठीक है। 1877 में क्या होता है? तो पहला दिल्ली दरबार बोल सकते हैं, है ना। दिल्ली दरबार बाद में भी होते रहेंगे, लेकिन जो फर्स्ट दिल्ली दरबार होता है ना, वो 1877 में होता है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़, 1877 में यहाँ तक फिर क्या, कौन चल रहा होता है? लॉर्ड लिटन, सबसे क्रूवल जो गवर्नर जनरल्स में था ना, वो लॉर्ड लिटन एक था उनमें से, ठीक है। तो जो लॉर्ड लिटन है ना, तो इस फिर ये क्या करता है, जो आईसीएस की मैक्सिमम एज है उसको 21 से घटा के 19 कर देता है, ठीक है। एक तो इंडिया में नहीं होता था आईसीएस का एग्ज़ाम, अब्रोड में होता था, ठीक है। तो लंदन में दे सकते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं दे सकते, तो इंडिया में होता भी नहीं था। और फिर आदमी 21 साल का भी नहीं हो, 19 साल से पहले पहले ही बने, है ना। तो ये बेसिकली चाहते थे कि जो इंडियंस हैं वो ना आए, जो अंग्रेज हैं वही रहे, ठीक है। ये लॉर्ड लिटन 80 तक रहता है, 76 से 80 तक, है ना। और काफ़ी उल्टे सीधे काम करता है। तो 77 6 में आता है, 77 में ये सब करवाता है, ठीक है। आते ही तो इसने क्या किया,
कि दिल्ली दरबार करवा दिया, ठीक है, पहला। फिर ये धूम धड़क्के में आईसीएस की एज कम करवा दी, ठीक है। अफगानिस्तान पे वॉर बोल दिया। तो सेकंड एंगल ऑफ कौन वॉर, है ना, जो 80 तक चलती है, बाद में ट्रीटी ऑफ कंडमैक के साथ खत्म होती है। एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ले आया, है ना, जो प्रेस थी उसको फ्रीडम की खत्म करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आता है। बाद में 1780 में इसके जाते हैं, फिर ये रिपील भी हो जाती है ना, जैसे ही रिपन आता है, लेकिन ये तो फिर अपना काम करके ही चला जाता है। 1879 में रामोसी रिवोल्ट, है ना, वासुदेव बलवंत फड़के, ये महाराष्ट्र वाले रीजन में पीजेंट का रिवोल्ट होता है। 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आता है और फर्स्ट कंप्लीट सेंसस होता है। और रिजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882, ठीक। तो ये इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये सवाल काफ़ी बार आया हुआ है। तो रिजोल्यूशन जो है फर्स्ट जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर, वो कब आता है, 1882। इसमें बोलते हैं कि हम इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ठीक है, बाकी करते कुछ भी नहीं है ये। तो 1882 में ये पता होना चाहिए। 1883 गिलबर्ट विल कंट्रोवर्सी, ये तो पता ही होगा कि भाई वाइट मुंडे जो हैं उनको, जो अपने इंडिया के जज हैं, वो सजा नहीं सुना सकते। इस ये गिलबर्ट विल कंट्रोवर्सी थी, है ना। ये वाइट मुंडे पता नहीं अपने आप को क्या समझते थे कि भाई वाइट मुंडे हैं तो कुछ भी करेंगे, तो गिलबर्ट विल कंट्रोवर्सी हो जाती है उसके चक्कर में। 1884 मद्रास महाजन सभा कौन बनाता है, पी आनंद चार्लू, जी सुब्रमण्यम अय्यर और एम वीरा राघवाचारी। फिर एम जी रानाडे जो होते हैं, ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इस्टेब्लिश करते हैं। तो एम जी रानाडे एम जी रानाडे के बारे में एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जैसे प्रार्थना समाज में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। प्रार्थना समाज के फाउंडर तो होते हैं आत्माराम पांडुरंग, लेकिन ये बाद में उनके मरने के बाद यही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 1885 में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और इसके अलावा बंगाल टेनेंसी एक्ट, थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर, बर्मा को पूरी कंप्लीट एनेक्सेशन हो जाता है। सॉरी, है ना। तो 1888 में कुछ ऐसा खास होता नहीं है। हाँ, एक यूनाइटेड इंडिया पेट्रोटिक एसोसिएशन ज़रूर बनता है, और एक अराबी पूरम मूवमेंट जो होता है, ये ज़रूर लिख लो आप, एस एन गुरु का, शायद आगे मैंने लिख पाया भी हो। और याद, तो ये रहा अराबी पूरम मूवमेंट जो है, एस एन गुरु जो होते हैं, श्री नारायण गुरु, है ना, जिनका एक श्री नारायण धर्मपली प्लाना करके ऐसा एक वो भी होता है। तो ये जो है एस एन गुरु, ये अराबी पूरम मूवमेंट शुरू करते हैं, ठीक है। फिर 1889 में अहमदिया मूवमेंट, 1890 में 91 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आता है, जो चलता है कि जो चाइल्ड मैरिज है ना, उनको प्रोहिबिट करता है, ठीक है। जो रखमाबाई केस के बारे में जैसे आपने सुना होगा 1884 में, अगर आपने नहीं सुना होगा तो
एक बार पढ़ लेना रखमाबाई केस के बारे में। और फिर ये 1891 का एज ऑफ कंसेंट एक्ट है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप एक बार पढ़ लेना। फिर 1891 में सेकंड फैक्ट्री एक्ट आता है, और 1891 में ही एनएम लोखंडे जो है वो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन बनाते हैं। इन सब की आपको डेट्स याद रखनी जरूरी नहीं है, हाँ ऐसे जरूर पूछ सकता है कि बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन किसने बनाया, तो वो पता होना चाहिए जैसे एनएम लोखंडे ने बनाया। 1892 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट है एक और वो आता है, इसमें क्या करते हैं जो इंडियन मेंबर्स हैं उनकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देते हैं और इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद 1893 ड्यूरंट कमीशन, जो आज की ड्यूरंट लाइन है, और अफगानिस्तान तो मानता भी नहीं है, पाकिस्तान वाले ही मानते हैं। शिकागो कांग्रेस, शिकागो कांग्रेस वही कांग्रेस है जहाँ का भाषण बहुत फेमस हुआ था विवेकानंद जी का, भाई और बहनों वाला, ठीक है। तो शिकागो कांग्रेस का बहुत ही 1893 में। तो हम कहाँ गए थे, शिकागो कांग्रेस हो गई थी, ठीक है। और इसके बाद 1895 इंडियन नटाल कांग्रेस, है ना, ये कौन शुरू करता है, महात्मा गांधी। कहाँ पे, डरबन में, साउथ अफ्रीका में। तो आप देख रहे हो महात्मा गांधी काफी पुराने खिलाड़ी हैं, 1895, 1890 से पहले से ही लगे हुए हैं, है ना। अब इसके बाद चलते हैं 1896। 1896 में बॉम्बे में, जो बॉम्बे वाला रीजन है वहाँ प्लेग फैल जाती है ना। फिर इसके कारण जो चापेकर बंधु होते हैं, है ना, वो वहाँ के रैंड और आयस्ट को शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। जो ऑफिसर होते हैं प्लेग ऑफिसर, उनको शॉर्ट कर देते हैं चापेकर बंधु। इसके अलावा 1897 रामकृष्ण मिशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। 1897 में कई बार सवाल आ गया रामकृष्ण मिशन पे, तो है ना, कौन शुरू करते हैं, स्वामी विवेकानंद, हाँ, बेलूर मठ में। फिर 1899 मुंडा उलगुलान, बेसिकली मुंडा उलगुलान इसलिए लिखा है क्योंकि एक सवाल आया था पहले कि उलगुलान किसको बोलते हैं, तो ये मुंडा रिबेलियन थी उसको ही मुंडा उलगुलान बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिरसा मुंडा काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर रहते हैं। और फिर 1899 में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर स्ट्राइक, जो रेलवे की स्ट्राइक होती है। जो मुंडा उलगुलान था, इसकी वजह से बाद में फिर अंग्रेज़ों को एक एक्ट पास करना होता है जिसके तहत कि जो बाहर के लोग हैं वो आदिवासियों की ज़मीन नहीं वो कर सकते। और यहाँ पे 1901 नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस क्रिएट कर दिए जाते हैं। 1902 रेलवे यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है। ये बोलता है, ये यूनिवर्सिटी कमीशन होता है, इसका कहना था कि वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल लेके आओ यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। यूनिवर्सिटीज़ में जो ये चलते रहते हैं अलग अलग जो स्टूडेंट्स के मूवमेंट है ना, इसको ख़त्म करो, ये बाद में परेशान करेंगे। इसके अलावा पुलिस कमीशन आता है, और जो है अनुशीलन समिति, वो भी 1902 में बनती है। 1902 के बाद फिर 1903, 1903 में सेकंड दिल्ली दरबार होता है, ठीक है। अब एक 1903 में सेकंड दिल्ली दरबार के अलावा यंग हस्बैंड मूवमेंट पहली। अब इसमें ऐसा है कि मैं आपको लिखवा दूँ सेकंड दिल्ली दरबार में जैसे किंग एडवर्ड आया था और उसकी क्वीन अलेक्जेंड्रा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए सेकंड दिल्ली दरबार कब हुआ था।
1903 में। और यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन के बारे में, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो यंग हस्बैंड का ये तिब्बत का एक्सपीडिशन था, तिब्बत वाला, ठीक है। बाद में फिर 1904 में एक कन्वेंशन होता है, कन्वेंशन ऑफ लासा बोलते हैं, है ना। तो ये तिब्बत के साथ एक एग्रीमेंट हो जाता है। 1904 यूनिवर्सिटीज एक्ट, जिसमें जो रेले बोलता है स्ट्रिक्ट कंट्रोल लाओ, तो फिर ये ले आते हैं, है ना, यूनिवर्सिटीज के ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, एंशियंट मोन्यूमेंट एक्ट, अभिनव भारत, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कौन, सावरकर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल आते हैं। अभिनव भारत तो कौन कौन बनाते हैं, सावरकर, ठीक है। 1905, 1905 में काफ़ी कुछ घटता है। सबसे ज़रूरी चीज़, कर्जन जो है वो पास, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल कर देता है। तो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल दो में डिवाइड हो जाता है, आज का जो बांग्लादेश है। 7 अगस्त को स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, कहाँ पे, टाउन हॉल कलकत्ता में। और फिर 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जो होते हैं वो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी स्टैब्लिश करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले तो पता ही होगा आपको, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु। इंडिया हाउस, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है। आगे चलते हैं। 1906 में बेरिसाल कॉन्फ्रेंस की जो घटना होती है, जो बेरिसाल में कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे लोगों के ऊपर ढंग से चारों तरफ से घेर के कूटते हैं उनको। और मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश हो जाती है, कौन करता है, आगा खान और नौ, है ना, लिखूं क्या, आगा खान प्लस नवाब ऑफ ढाका। इन पे सवाल ज़्यादा आते नहीं, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। फिर जुगांतर ग्रुप इस्टेब्लिश हो जाता है। और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन कौन करता है, सुरेंद्र नाथ मुखर्जी। अब ऐसे एस एन बैनर्जी से इसको, इनको कंफ्यूज मत कर लेना, अगर याद नहीं रहे तो छोड़ देना, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी 1906 में बहुत सारे एक्ट वो सब होते हैं, बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह खुलती है ना, नेशनल स्कूल ये वो, लेकिन सवाल नहीं आते तो नहीं लिखा। 1907 सूरत स्प्लिट, है ना, एक्सट्रीमिस्ट वर्सेस मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, ये रिफ्ट। फिर बेचारे गरम दल के जो नेता होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, उनको तो सरकार ढूंढ ढूंढ के मारती है इस स्प्लिट की वजह से ही, है ना। जो करजन बोल के गया था कि मैं कांग्रेस के ताबूत में अंतिम कील ठोकूंगा, वो तो बेचारा कर नहीं पाया। लेकिन हाँ, कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर हो गई इसके बाद। 1907 में ही सीडिशियस मीटिंग एक्ट आया, स्वदेशी मूवमेंट को कर्ब करने के लिए। फिर 1908 में अलीपुर कॉन्स्पिरेसी होती है, मणिपुर मणिकतल्ला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, जिसमें जो वरिंद्र कुमार घोष हैं, अरविंदो घोष के भाई, है ना, उनको उनको और एक और होते हैं, उनको फांसी की सज़ा होती है, जिनको बाद में सेव कर लेते हैं, सी आर दास। सी आर दास काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉयर थे, बाद में आएंगे ये 1923 में, आगे देखना, ठीक है। 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये एक जज होता है किंग्स फोर्ड, उस पर बॉम्ब फेंक के उसके असासिनेशन अटेम्प्ट जो है ट्राई करते हैं असासिनेट करने का उसको, लेकिन फेल हो जाते हैं, तो लेडीज मारी जाती हैं, पर ट्राई तो करते हैं ना। 1909
यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट वाला, नहीं दो होंगे, इसके बाद एक और आएगा मॉन्टफोर्ड, और ये मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स जिसको बोलते हैं। तो है क्या इसमें, भारत के विभाजन की तैयारी हो जाती है, समझ गया आप, सेपरेट इलेक्टोरेट्स और रिजर्वेशन, है ना, और फिर एक नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। इससे पहले इंडियंस को मेजोरिटी थी नहीं, ना ऑफिशियल ना नॉन ऑफिशियल, लेकिन इसमें मेजोरिटी मिल गई नॉन ऑफिशियल इंडियंस को, ठीक है। 1910 में क्या होता है, इंडियन प्रेस एक्ट, जो प्रेस स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे काफ़ी एक्टिव हो गई थी, जो भी लिख रही थी उसको कर्व करने के लिए इंडियन प्रेस एक्ट आता है। 1911 थर्ड दिल्ली दरबार, है ना, तो थर्ड दिल्ली दरबार याद रखना। थर्ड दिल्ली दरबार में जो किंग जॉर्ज पंचम, जिसको किंग जॉर्ज फाइव भी बोलते हैं, है ना, लिख ही देता हूँ, कौन आता है, किंग जॉर्ज फाइव, ठीक है। और 1911 में ही बंगाल का पार्टीशन जो होता है वो कैंसिल हो जाता है ना, और कैपिटल जो है दिल्ली शिफ्ट हो जाती है कलकत्ता से। 1914 में क्या होता है, 1914 में वर्ल्ड वॉर वन शुरू होती है ना, उसी टाइम पे ये इंसिडेंट होता है कोमागाता मारू का, आपको पता होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट। और गदर म्यूटनी जो है ना, ये शुरू हो जाती है। अब गदर के जो लोग थे, लाला हरदयाल से लेके अजीत सिंह और बाकी के जितने भी थे, सोहन सिंह वाकनार और सबका आपको पता होना चाहिए। इस गदर म्यूटनी को कर्ब करने के लिए 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लेके आते हैं, है ना, और फिर जो जो गदर के रिबेलियन के जो लोग होते हैं ना, उनको बहुत बुरी तरह से मारा जाता है, बहुतों को फांसी होती है और बहुतों को तो बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर करके मारते हैं। 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आते हैं, एक इम्पोर्टेंट इवेंट। फिर ये गोखले से मिलते हैं और वो इनको बोलते हैं कि आप एक साल का टाइम लो और ट्रैवल करो, समझो कि इंडिया क्या है कैसे है ना, पूरा। फिर ये एक साल कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करते, सिर्फ ट्रैवल करते हैं। 1915 में ही मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा बनाते हैं। 1916 1916 के फर्स्ट जो शुरू में क्या, तिलक पहले तो बोलते हैं कि आप बनाओ, लेकिन जब एनिवेशन नहीं बनाती होम रूल लीग, तो फिर ये अपनी होम रूल स्टार्ट कर देते हैं। ये 4 रीजन्स में एक्टिव होती, महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस और बिहार। महाराष्ट्र में एक रीजन में नहीं एक्टिव होते, इसको लिख देता हूँ मैं, एक्सेप्ट बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे को छोड़ के। और जो एनिवेशंट वाली होती है बाद सितंबर में बनती है, लेकिन ये पैन इंडिया होती है, जिसमें काफ़ी लोग हैं, जॉर्ज अरुणडेल वगैरह, तो सीपी रामास्वामी अय्यर, बीपी वाडिया, है ना, उन, लेकिन इतने सवाल नहीं आते। चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह ये पहला सत्याग्रह जो गांधी जी इंडिया में शुरू करते हैं, है ना। इससे रिलेटेड एक टर्म जो है तीन काठिया सिस्टम, तीन काठिया सिस्टम वो आपको पता होनी चाहिए। इसमें 3/10 जो होता है, सॉरी 3/20 प्रोड्यूस का, वो देना पड़ता है ना। और नील के ऊपर ही होता है, नील की खेती, तो नील दर्पण करके एक बुक लिखते हैं, कौन, दीन बंधु मित्रा, है ना। ये नील दर्पण जो होती है, ये 1858 में जो रिवोल्ट हुई होती है ना, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, इंडिगो रिवोल्ट,
उसके बारे में लिखते हैं नील दर्पण कौन, दीनबंधु मित्रा। ठीक है, तो इसी टाइम पे लिखते हैं। खेड़ा सत्याग्रह एक और इम्पोर्टेंट सत्याग्रह होता है। इसके बाद है ऑगस्ट डिक्लेरेशन। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं ऑगस्ट डिक्लेरेशन और ऑगस्ट ऑफर के बारे में। तो जो ये ऑगस्ट डिक्लेरेशन है ये 1917 में आया था। इसमें भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई थी, डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करने की, है ना। वैसे डोमिनियन कौन है, आप ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हैं ना। तो इन्होंने कहा था कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कराएंगे, प्रोवाइड तो कुछ कराया नहीं। फिर इसके बाद इंडियन वुमेन एसोसिएशन, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट काफ़ी प्रोमिनेंट हैं इसलिए आप याद रखें। इंडियन वुमेन एसोसिएशन कौन शुरू करता है, एनी बेसेंट। जो 1893 है उसमें ये अहमदाबाद सत्याग्रह, बेसिकली जो टेक्सटाइल मिल के लोग होते हैं, वर्कर्स, उनके लिए शुरू करते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, और यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जेम्स फोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस रखते हैं, महात्मा गांधी को भी इनवाइट करते हैं। 1919 थोड़ा चहल पहल, 1919 मोंटफोर्ट रिफॉर्म्स, है ना। तो मोंटफोर्ट रिफॉर्म से प्रोविंस में डायरकी लेके आते हैं। अब इसमें 2 लिस्ट होती हैं, एक रिजर्व लिस्ट और एक ट्रांसफर लिस्ट। ट्रांसफर्ड जो स्टेट्स की काउंसिल्स जो होती हैं उनको प्रोवाइड कर देते हैं प्रोविंसेस की काउंसिल्स को, और रिजर्व जो गवर्नर जनरल के लिए रिजर्व रखी होती हैं। लॉ एंड ऑर्डर है, फन पॉलिसी है ना, रिवेन्यू वगैरह का जो, है ना, वो गवर्नर के पास। ये दोहरा शासन प्रणाली होती है प्रोविंस में, सेंटर में तो फिर भी गवर्नर ही करता है। फिर आता है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट का फिर जो ये लोग कहते हैं कि भाई सत्याग्रह, है ना, उसके खिलाफ। बाद में जलियांवाला बाग वैसाखी के दिन, डायर, जनरल डायर, आपको पता ही होगा, काफ़ी कहानियां सुनी होगी इसकी। तो इसके बाद में हंटर कमीशन लेके आते हैं, इसके ऊपर एक कमेटी बैठाते हैं कि भाई तुम बताओ क्या सज़ा देनी चाहिए। फिर इसको सज़ा वजह तो कुछ नहीं होती, अपने वहाँ जाके मस्ती में मरते हैं। सरदार उधम सिंह वाली मूवी देख लेना। हम्म 1920, तो 1920 में अवध किसान सभा कौन कौन शुरू करता है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और बाबा रामचंद्र। लिखने की जरूरत है, हाँ लिख ही देता हूँ। कौन शुरू करता है, कौन बनाता है अवध किसान सभा, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस काउंसिल जो कॉन्फ्रेंस है उसकी जो फर्स्ट चेयरमैन कौन बनते हैं, ये 1920 में बनती है। इस पे शायद टेस्ट सीरीज वगैरह में सवाल आते हैं। तो लाला लाजपत राय होते हैं फर्स्ट जो चेयरपर्सन बोल दो जो भी है। और सीपीआई एम एन रॉय शुरू करते हैं ताशकंद में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1920 में। दिसंबर में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होता है। तो 1920 में नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट होता है। 1921 लाला लाजपत राय जो है सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी ये बनाते हैं। और 1921 में मालाबार रिबेलियन, जिसको मोपला रिबेलियन भी बोलते हैं, ठीक है, वो होता है।
एका मूवमेंट यूपी वाले रीजन में। 1922 रंपा रिवेलियन, काफ़ी इम्पोर्टेंट। अल्लूरी सीताराम राजू कहाँ पे शुरू करते हैं, गुडेम हिल्स वाला जो रीजन है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे। फिर 1922 में चौरा चौरी हो जाता है, जिसके बाद महात्मा गांधी एंड कर देते हैं नॉन कोऑपरेशन को। 1923 स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास मिलकर फॉर्म करते हैं। 1924 में बेलगाम सेशन होता है। ठीक है, बेलगाम सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक सिंगल सेशन है जिसमें महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बनते हैं। फिर 1924 में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कौन बना था, सत्येंद्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल। बाद में जो इसको HSRA में HRA जो है HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भगत सिंह और उनके टाइम पे नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये सत्येंद्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल। फिर ये 1924 में बनाते हैं। 1925 में काकोरी ट्रेन रॉबरी करते हैं, जिसको काकोरी कांड के नाम से फेमस है। 1924 में वायाकॉम मूवमेंट होता है, कौन शुरू करता है, EV रामास्वामी, जो पेरियार के नाम से फेमस है। 1924 में कानपुर कॉन्स्पिरेसी होती है, इसमें ऐसे दांगे मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, ये सब लोग इम्पोर्टेंट होते हैं। 1925 CPI वैसे तो फॉर्म हो चुकी थी, लेकिन कानपुर में फिर MN रॉय भवानी मुखर्जी के साथ मिलके, एक बार लिख देता हूँ, फॉर्म करते हैं CPI, MN रॉय प्लस भवानी मुखर्जी। 1927 महार सत्याग्रह, जहाँ से फिर जो डॉक्टर BR अम्बेडकर है वो मेन स्ट्रीम में आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, BR अम्बेडकर, महार सत्याग्रह आप 1927। बटलर कमीशन और साइमन कमीशन भी इसी टाइम में फॉर्म होता है 1927 में। 1928 बारदोली सत्याग्रह, जिसके बाद जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनको सरदार का टाइटल मिलता है। 1928 में मोतीलाल नेहरू जो होते हैं नेहरू रिपोर्ट पेश करते हैं, जिसमें बेसिकली डोमिनियन स्टेटस की बात होती है, और फिर इसको रिजेक्ट कर देते हैं जो सोशलिस्ट लेफ्ट विंग के लोग होते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, तो ये रिजेक्ट हो जाती है नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन लाहौर पहुंचता 1928 में, जहाँ पे साइमन गो बैक के नारे भी लगते हैं, और फिर वहाँ पे लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। इसके बाद जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त है वो सेंट्रल असेंबली पे बॉम्ब फेंकते हैं 1929 में आफ्टर लाला's डेथ। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। और 1929 में ही
दिसंबर में पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन हो जाता है। और डिक्लेयर करते हैं कि 26 जनवरी जो 1930 से हम इंडिपेंडेंस मनाएंगे। फिर उसके बाद से हर साल कांग्रेस 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाती है। इसके बाद है मेरठ कॉन्स्पिरेसी और शारदा एक्ट, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, ये सब 1929 में आते हैं। नाइनटीन थर्टी में 26 जनवरी इंडिपेंडेंस डे, जो फर्स्ट कांग्रेस डिक्लेयर करती है। ठीक है। मार्च के महीने में 12 मार्च को दांडी मार्च, ठीक है, सोल्ट मार्च भी बोलते हैं। तो ये 12 मार्च से 6 अप्रैल तक महात्मा गांधी फिर नमक सत्याग्रह यहाँ से शुरू होता है। चिटागोंग आर्मरी रेड, ठीक है, यहाँ से ही किसकी शुरुआत हो जाती है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, सॉरी सीडीएम की, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसके बाद 1938 में एक और इम्पोर्टेंट इवेंट होता है चिटागोंग आर्मरी रेड, काफ़ी फेमस। चिटागोंग जो आज का बांग्लादेश का रीजन है। तो सूर्य कुमार सेन, प्रतिलता वाडीदार, और भी जो इम्पोर्टेंट नाम आप इसमें याद रखें। 1931 इसमें गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट साइन होता है, जिसको गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं। और इसमें बेसिकली ये होता है कि आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो है रिहा करें, जो सीडीएम के दौरान जेल में डाले गए थे। ठीक है। और फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी हिस्सा लेते हैं। ये एक अकेली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कांग्रेस हिस्सा लेती है। 1932 पूना पैक्ट होता है, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेके होती है सारी। फिर इसके बाद में महात्मा गांधी जो है उनको खुश करने के लिए एक ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, इसके बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम से भी जानते हैं,